औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनकम टैक्स के लेक्चर नंबर 6 और जो डेफिनेशन पार्ट है हमारा वही कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। और इसके बाद एक और लास्ट लेक्चर होगा डेफिनेशन पार्ट का, फिर हमारा ये डेफिनेशन पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने जो एंड किया था वो कंपनी के ऊपर किया था, बट कंपनी की जो कैटेगरीज थी आगे, जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो खाली कंपनी नहीं है बल्कि और भी फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हैं, उनके बारे में अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, जो कि एक डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन होती है। जैसे आप लोगों को मैंने ये सिखाया हुआ है, ये बताया हुआ है कि हम सबसे पहले डेफिनेशन को प्रॉपर सेक्शन और सब सेक्शन के मुताबिक डिफाइन करते हैं। उसके बाद प्रॉपर जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी डेफिनेशन को लिखते हैं, और फिर थर्डली उसकी एक्सप्लेनेशन हम देते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क के अंदर 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इज मेजर जिसमें बिजनेस ऑपरेट होता है। एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसे सिंगल पर्सन ऑपरेट कर रहा होता है, जो कि अकेले बंदे का ही कारोबार होता है, वो खुद उसका मालिक होता है, जिसे आप वाहिद मलकियती कारोबार कहते हैं, इंग्लिश में इसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। सेकेंडली जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं, शराकती कारोबार, जब 2 या 2 से ज़्यादा अफराद मिल जाते हैं। और थर्डली कंपनी की फॉर्म होती है जिसमें चंद लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कंपनी में हमने बस यही पढ़ा था कि जी ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 2017 के मुताबिक यानी कि इनकॉर्पोरेट होती है, वजूद में आती है, और इसमें चंद लोग मिलके क्या करते हैं, सरमाया लगाते हैं मुश्तरका मफाद के लिए। सबका मफाद क्या होता है? मुनाफा कमाना होता है। फिर उसमें आपने फर्दर पढ़ा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी की फॉर्म में आता है, मुडारबा भी कंपनी की फॉर्म में आता है, यानी जिसको एफबीआर बेहतर समझता है वो कंपनी की फॉर्म में आ सकता है। आज जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डेट। डेट असल में कर्जे को कहते हैं, कर्जा। डेट क्या होता है? आप अकाउंट्स के बारे में भी जानते हैं कि जब हम उधार के ऊपर कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं, जिसे हम अकाउंट पेबल भी कहते हैं, यानी जिनके हमने पैसे देने होते हैं उनको हम अकाउंट पेबल भी कहते हैं। A/P यानी अकाउंट पेबल, जिनके हमने पैसे देने होते हैं उनको हम क्रेडिटर्स भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम किसी से पैसा लेते हैं और उसको डिबेंचर इशू कर देते हैं, वो डिबेंचर जो हमने इशू किए हैं वो भी हमने कल को पैसे देने हैं। थर्डली अगर हम उधार के ऊपर माल खरीदते हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, कर देते हैं। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आपको पता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है तब जब उधार के ऊपर खरीद और फरोख्त होती है। थर्डली प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट भी उस शख्स के नाम पे जारी किया जाता है जिसके आपने पैसे देने होते हैं। यानी प्रोमिसरी नोट में डेटर जिसने पैसे देने होते हैं वो क्रेडिटर के साथ प्रॉमिस करता है कि मैंने फ्यूचर की सर्टेन डेट के ऊपर आपकी क्या करनी है, पेमेंट इतनी करनी है। ये तीनों ही डेट की कैटेगरी में आते हैं। इसके ऊपर सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का ये सेक्शन 2 और सब सेक्शन 15 अप्लाई होता है। अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है इस डेफिनेशन की, हम ये कहेंगे एनी पेमेंट विच इज मेड टू आउटसाइड पार्टीज, ठीक है, बाहर की कोई भी पार्टीज है जिनसे आपने उधार पे माल खरीदा हुआ है, वो सप्लायर भी हो सकते हैं जिन्होंने माल रॉ मटेरियल आपको सप्लाई किया हुआ है, या और दूसरी पार्टीज हो सकती है जिनसे आपने, ठीक है, गुड्स वगैरह परचेज की है, या कुछ क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कुछ दूसरे लोग हो सकते हैं जिनसे आपने पैसा उधार पे लिया हुआ है और आपने उसको नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू किया हुआ है, ठीक है, या प्रोमिसरी नोट इशू किया हुआ है, व्हाटसोएवर जो भी है। इन पार्टीज को जो पेमेंट करनी है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी हमें पता है कि अगर टाइम पे पेमेंट ना कर सके तो फर्दर बिल को एक्सटेंड किया जाता है इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, हम कोई कर्जा लेते हैं, उस कर्जे के ऊपर जो हम इंटरेस्ट सूद पे करते हैं, वो सूद भी हमारा क्या कहलाता है? डेट कहलाता है। तो डेट के बारे में आपको क्लियरली पता चल गया कि कोई भी ऐसी पेमेंट जो बिजनेस ने आउटसाइड पार्टीज को पे करनी होती है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 15 के मुताबिक उसे डेट का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद है जी डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट आपको पता है एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, जिसे एसेट की वैल्यू में कमी कहते हैं।
डेप्रिसिएशन को हम क्या डिफाइन करते हैं? ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, यानी वेयर एंड टेयर हम कहते हैं घिस जाना, टूट फूट जाना, खराब हो जाना, इसकी वजह से एक असासे की ठीक है जो कीमत होती है उसमें कमी आती है वक्त गुजरने के साथ साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अगर इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, सबसे पहले तो इसके ऊपर सेक्शन लगेगा 2 और सब सेक्शन 17 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक। लेकिन कोई भी एसेट जो चार्जेबल टू डेप्रिसिएशन है उसके लिए 3 बातों का होना जरूरी होता है। वो 3 बातें क्या है? पहली बात उसमें बेटा ये है कि जिस एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए, यानी 1 साल से जायद आपने उसको बिजनेस में क्या किया हो, इस्तेमाल किया हो, और जब साल गुजर जाता है उसके बाद हम उस एसेट के ऊपर बिजनेस में डेप्रिसिएशन लेते हैं। दूसरे नंबर पे कि उस एसेट का या तो टोटली वो एसेट बिजनेस में यूज हो रहा है या उसका कुछ पार्ट जो है वो बिजनेस में यूज हो रहा है, यानी जो आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से आप इनकम जनरेट करेंगे ना, तो उस एसेट को आपने बिजनेस में यूज किया हुआ है और उस एसेट की मदद से बिजनेस ने इनकम जनरेट की हुई है, तो जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है अगर उसमें वो एसेट यूज हुआ है, चाहे वो एसेट होली यूज हुआ या पार्शियली यूज हुआ है, ये बात हो गई। और थर्ड बात है इसके अंदर कि जैसे भी मैंने पहले कहा कि जी घिस जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, पहली बात कि उसकी 1 साल से ज्यादा मुद्दत होनी चाहिए बिजनेस में। सेकेंडली कि वो या तो टोटली बिजनेस में यूज हुआ है या वो पार्शियली बिजनेस में यूज हुआ है। थर्डली क्या है कि जब कोई एसेट बिजनेस के अंदर यूज होता है तो वो वेयर एंड टेयर यानी घिस जाता है, टूट फूट जाते हैं, पुर्जे खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं तो रिप्लेस करवाने पड़ते हैं, उससे भी एसेट की वैल्यू में कमी आती है। क्लास के अंदर जब मैंने एग्जांपल दी थी तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की एग्जांपल दी थी अकाउंट साइड की, मतलब ये क्रेडिट साइड है और ये क्या है, डेबिट साइड है, मतलब ये एक्सपेंस साइड है और ये इनकम साइड है। डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। इसका क्या होता है, अगर हम डेप्रिसिएशन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीट करेंगे तो डेप्रिसिएशन को हम इस एक्सपेंस साइड पे ट्रीट करेंगे। एक्सपेंस साइड का मतलब जब ये साइड बड़ी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इनकम मसलन अगर इधर होगा 50,000 और इधर 30,000 है, 50,000 में से 30,000 निकलेगा तो 20,000 प्रॉफिट आएगा, और अगर मैं 5,000 इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी डाल दूंगा इस साइड पे तो फिर 30,000 पहले का एक्सपेंस था और 5,000 उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी डाल दिया, तो अब 50,000 में से जब 35 माइनस होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा 15,000। यानी ये डेप्रिसिएशन जब हमने चार्ज की तो हमारा प्रॉफिट 20,000 से कम होकर कितना हो गया, 15,000 पे आ गया। टैक्स पेयर जिसने टैक्स देना होता है वो अपनी नेट इनकम पे टैक्स देता है, नेट प्रॉफिट पे देता है। अगर वो बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, तो जब पूरे साल के एंड पे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे उसका जो नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स होगा। अगर वो नेट प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 20,000 आपको जैसे मैंने एग्जांपल दी है, उसने डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं किया था, ट्रीट नहीं किया था, जब वो डेप्रिसिएशन को ट्रीट करेगा तो वो इनकम उसकी 20 के बजाय कितनी हो जाएगी, 15, यानी उसकी एक्सपेंस साइड मजीद बढ़ जाएगी। तो जब एक्सपेंस साइड बढ़ेगी तो इनकम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसका फायदा ये होता है कि जिन एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर सकते हैं उनके लिए इन 3 शराइत का होना जरूरी है, और उससे ये फायदा होगा कि जो टैक्स पेयर है उस टैक्स पेयर का जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, यानी उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। एक्चुअली उसका एक्सपेंस से पहले हो गया हुआ है, ठीक है, और असल में तो ये एक्सपेंस होता नहीं है अगर एक्चुअल की बात की जाए, लेकिन अकाउंट्स में हम इसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। थर्डली पर्सन में भी आपने जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब पर्सन में जो इस पे सेक्शन अप्लाई होता है सेक्शन 2 और सब सेक्शन 42। एक इंडिविजुअल, मैं जैसे इंडिविजुअल हूँ, मैं सैलरीड पर्सन हूँ, इस तरह आपके फादर, आपके ब्रदर्स वगैरह कई ऐसे होंगे कि जो किसी के पास जॉब कर रहे होंगे, कई ऐसे होंगे जिनका अपना बिजनेस होगा, वो भी पर्सन के अंदर शामिल होते हैं। फिर उसके अलावा जो कंपनी वगैरह है वो भी पर्सन में शामिल हो सकती है, ठीक है। कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन जिसको एफबीआर समझता है कि ये पर्सन है, चाहे वो कंपनी, जो भी इसको पर्सन का दर्जा दे सकते हैं।
उसके बाद जो लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास वो है पाकिस्तान सोर्स इनकम। इसके ऊपर सेक्शन 2 और सब सेक्शन 40 एंड सब सेक्शन 10 अप्लाई होते हैं। पाकिस्तान सोर्स इनकम में भी दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। वो पॉइंट क्या है? पाकिस्तान सोर्स इनकम का मतलब वो इनकम जो पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो है, जो हमारी ज्योग्राफियाई हदूद है, उसके अंदर रहते हुए जो इनकम यहाँ से जनरेट हुई है, कमाई गई है, वो पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाती है। मसलन एक बंदा जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के काम करता है, सैलरी लेता है, वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। सेकंड बात, जो पॉइंट मैंने कहा, दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला पॉइंट ये है कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट अब पाकिस्तान से बाहर किसी पर्सन की सर्विसेज लेती है, आउटसाइड पाकिस्तान या विद इन पाकिस्तान एक बाहर से किसी बंदे को हायर किया, उसकी सर्विस ली, आउटसाइड पाकिस्तान सर्विस दी उसने या विद इन पाकिस्तान सर्विस दी, लेकिन अगर पेमेंट उसको फेडरल गवर्नमेंट ने की है, वफाकी हुकूमत ने की है, तो वफाकी हुकूमत क्या करेगी? पाकिस्तान के भी हाथ पे करेगी पेमेंट तो पाकिस्तान के भी हाथ पे अगर हुई तो पाकिस्तान की इनकम में से ही हुई ना उसको पेमेंट, वो भी क्या कहलाएगी? पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। इसीलिए मैंने कहा दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये, एक बंदा वो अमेरिका में बैठ के सर्विस देता है, पाकिस्तानी हुकूमत को सर्विस देता है। अब पाकिस्तानी हुकूमत उस बंदे को अमेरिका में बैठे हुए जो पेमेंट करेगी वो क्या कहलाएगी? पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी, यानी वो पाकिस्तान से वो इनकम कमाई गई है। सेकंड, अगर कोई बाहर की कंपनी, जो मैंने कहा दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला बता दिया, दूसरा बता रहा हूं। अगर कोई बाहर की कंपनी बनी, वो बाहर के मुल्क में है, बाहर के कानून के मुताबिक बनी है, उसकी कोई ब्रांच या उसकी कोई, मिसाल के तौर पर ये कह ले कि कोई फ्रेंचाइज पाकिस्तान में आके काम कर रही है, या एक कंपनी बाहर के मुल्क में बनी, पाकिस्तान में आके वो बिजनेस ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान में आके वो बिजनेस कर रही है, तो यहां से वो जो इनकम जनरेट करेगी वो भी क्या कहलाएगी? पाकिस्तान सोर्स इनकम। आई होप कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों के सामने, आप लोगों को समझ आ गई होगी। जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर को सुनेंगे तो इसको गौर से बेटा सुनना है। कोई कंफ्यूजन होगी, कोई आपका पॉइंट होगा, कोई क्वेश्चन अराइज होता है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप वो ऑनलाइन सेशन में जूम के ऊपर जो क्लास होती है उसमें आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।